सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे रातले प्रोजेक्ट के विषय में। समझेंगे कि रातले प्रोजेक्ट क्या है, कहां पर बन रहा है और इस पर पाकिस्तान की आपत्तियां क्या हैं, क्यों है, और साथ ही समझेंगे कि भारत का पक्ष इस पर क्या है और भारत इस प्रोजेक्ट को क्यों आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे डीसिप के विषय में, अर्थात डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक के विषय में। समझेंगे कि डीसिप क्या है, क्यों चर्चा में बने हुए हैं। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है डीसिप का, काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं जो रातले प्रोजेक्ट है वह आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऊर्जा संसाधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ इसमें कुछ एंगल पाकिस्तान का भी आएगा, उसका जिक्र आएगा, तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रातले प्रोजेक्ट के विषय में। हम प्रोजेक्ट पर आए उससे पहले एक मैप का सहारा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वह बेहतर हो सके। यहां पर दिखाया गया है आपको जम्मू कश्मीर का मैप। जम्मू कश्मीर का जो मैप आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एक जिला देखना है जिसका नाम है किश्तवाड़, अर्थात जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसको अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दक्षिण और पूरब में दिखाई देगा जम्मू कश्मीर के। यहां जो किश्तवाड़ है, इसके पास में देखेंगे तो आपको लद्दाख यूटी वाला क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र दिखाया गया है। यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश दिखाया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पंजाब का एरिया लगता हुआ दिखाया गया, और यहां पर आपको दिखाया गया है पाकिस्तान। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसके मिनट से मैं परिचित कराने जा रहा हूं, ये बनेगा यहीं किश्तवाड़ में, इसलिए इसका जिक्र बार बार आने वाला है। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट से डायरेक्ट पॉइंट पर आए कि क्या बन रहा है, उससे जुड़े हुए जो कुछ पक्ष हैं उसको समझ लेते हैं, जिससे विवाद की जो गहराई है हम समझ सकें और साथ ही साथ पाकिस्तान का कंसर्न भी समझ सकें और हम अपना स्टैंड भी समझ सकें। तो थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। सिंधु नदी तंत्र, आपने एक शब्द सुना होगा, तो जब हम शब्द यूज करते हैं सिंधु नदी तंत्र, इसका मतलब क्या है कि सिंधु और साथ ही साथ उसकी वो सहायक नदियों का तंत्र जो इस पूरे क्षेत्र के जल को क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को हम कहते हैं पंचनद, और इसमें शामिल हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो जब हम पंचनद कहते हैं तो हम इन नदियों का जिक्र कर रहे हैं, और ये सभी नदियां किससे जुड़ी हुई हैं, एक नदी तंत्र से जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि हमने गंगा ये जो है कि रिवर सिस्टम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सुना होगा, ऐसे ही सिंधु रिवर सिस्टम है जो कि आपके भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला क्षेत्र, वहां के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो नदी तंत्र है, इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस नदी तंत्र के साथ साथ जो है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के एंगल जुड़े रहते हैं। जबकि अगर हम गंगा रिवर सिस्टम के विषय में बात करें या जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में बात करें, तो यहां पर ऐसा जटिल एंगल देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने समझा सिंधु नदी तंत्र में जो पंचनद हैं उसकी 5 नदियां। सिंधु नदी तंत्र में से सिंधु और जो सतलज नदी है, इनकी उत्पत्ति होती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, जबकि चिनाब, रावी और ब्यास की उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र से। वहीं जो झेलम की उत्पत्ति होती है वह होती है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो पंच नदियां हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है। सिंधु की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी के बाएं तट से उसमें मिलकर अपना जल मिलाती हैं। अर्थात पाकिस्तान के मिठान कोट के पास ये नदियां जो है कि अपना जल किस में डालती हैं, सिंधु नदी में डालती हैं। अब ये देखिए नदियों का नाम दिखाया गया है, उनके उद्गम स्थल को दिखाया गया है। तो यहां पर देखिए सिंधु नदी, और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के
के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से बताया जाता है। वहीं जो सतलज नदी है ये भी मानसरोवर झील के समीप ही राक्षस ताल से निकलती है। चेनाब जो नदी है वह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। जो झेलम है वह जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप से निकलती है, जो शेषनाग झील है वहां से। और जो रावी और व्यास है इनकी भी उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से। तो आप इन नदियों की उत्पत्ति को समझ गए हैं। स्वाभाविक है जो इन नदियों की उत्पत्ति समझ गए तो ये नदियां क्या होंगी, अब फ्लो होंगी, और जब ये फ्लो होंगी और इनका प्रवाह पाकिस्तान में भी होगा, और अगर हम उनके जल को अर्थात इन नदियों के जल को रोकेंगे तो पाकिस्तान किसी तरह से प्रयास करेगा कि यह जो हम जल रोक रहे हैं उसका प्रयोग हम ना कर पाए, और उसके लिए वह अंतरराष्ट्रीय समीकरणों का भी यूज करेगा। तो यहां पर जो पूरा हमें टॉपिक समझना है वह चिनाब नदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र का जो मैंने अभी जिक्र किया है सभी चीजें आगे यूज होने वाली। चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप का जो बर्फ वाला क्षेत्र है वहां से होती है। अर्थात जो बारालाचा दर्रा वाला क्षेत्र है यहाँ की जो बर्फ है वहां पर बर्फ के पिघलने से जिस नदी की उत्पत्ति होती है उसको हम चिनाब कहते हैं। और दरअसल ये जो दर्रा है बारालाचा दर्रा, यहाँ पर जो बर्फ पिघलती है उससे प्रमुखतः दो नदियों की उत्पत्ति होती है। एक नदी है चंद्र, दूसरी नदी है भागा, और ये दोनों नदियां जो हैं टंडी गांव में जो है कि हिमाचल प्रदेश के मिल जाती हैं, और इनको हम कहते हैं चंद्रभागा नदी। लेकिन जब यह नदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ शहर से 12 किलोमीटर दूर भंडारे कोट में के समीप जब इसमें मरु नदी मिल जाती है, किसमें, चंद्रभागा नदी में, तब इसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो चंद्रभागा नदी है इसमें जब मरु नदी मिल जाती है तो यहां से हम इसको कहते हैं चिनाब नदी। और इस नदी को डायरेक्टली हम अगर देखें तो इसकी उत्पत्ति हम वहीं से बताते हैं जहां से चंद्रभागा की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि दोनों नदियां सम्मिलित रूप से ही तो क्या कर रही हैं, चिनाब का निर्माण कर रही हैं। और यह स्थान है बारालाचा दर्रा, अर्थात बारालाचा जो पास वाला क्षेत्र है वहां से। इस नदी की जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है, और यह नदी धौलाधौर और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच की घाटी से बहते हुए पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है किन श्रेणियों के मध्य में और पाकिस्तान के किस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखिएगा। सिंधु जल क्षेत्र वाले बेसिन का विस्तार प्रमुख रूप से जो है कि भारत में तो है ही है, पाकिस्तान में भी है, और इसका कुछ विस्तार अफगानिस्तान में भी है। लेकिन जो विवाद उत्पन्न होता है वह हमेशा होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिंधु नदी तंत्र का जो जल है उसका प्रयोग जो है कि भारत ही करे, या फिर उस नदी तंत्र के जल का जो है कि बहाव को प्रभावित कर दे, भारत प्रभावित कर दे। यह डर हमेशा पाकिस्तान को लगा रहता है, और यह डर तब और बढ़ जाता है जब हमने देखा जो आतंकी घटनाएं होती हैं जो पाकिस्तान से ही की जाती हैं, और उस समय जब हमारे देश में यह मांग उठती है कि क्यों नहीं हम सिंधु नदी तंत्र के पूरे जल को ही रोक देते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, समझा होगा कि भारत की जो छवि है वह ऐसी है कि विश्व में वह हमेशा अपने आप को एक सहनशील राष्ट्र के रूप में, एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में प्रस्तुत करता आया है, जिसकी वजह से भारत के कुछ स्टैंड क्लियर है। पहला स्टैंड तो यह है कि भारत अपनी तरफ से युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं करता। दूसरा स्टैंड यह है कि भारत युद्ध लड़ने के तरीकों में भी जो है कि एक सिद्धांत को अपनाता है। इसलिए जब भी आतंकी घटनाएं होती हैं उस समय भले ही देश में एक गुस्सा होता है, लेकिन भारत यह प्रयास नहीं करता कि वह अपने तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो किसी भी देश के नागरिक के हित में ना हो, अर्थात उसके अहित में हो। तो भारत का प्रयास हमेशा क्या है कि वह मानवता के मूल्य को आगे लेकर बढ़ता है, और मानवता के मूल्य में ही निहित है कि जल की आपूर्ति को सतत बनाए रखना। और इन्हीं कारणों से पाकिस्तान क्या करता है, हमारा फायदा कई बार उठाता हुआ दिखाई देता है। खैर, हमने यहां पर समझा कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो बेसिन है वह इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में है,
और इसी के कारण जो सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों में कई बार विवाद उत्पन्न होते रहे हैं और इन विवादों की जो समाधान का रास्ता है वह मिलता है सिंधु जल समझौता से। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका भी जिक्र आने वाला है। 1947 में आजादी मिलने और विभाजन होने के साथ ही जो जल संसाधन है अर्थात जो नदियों का जल है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ और इसी बीच में 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलिनेंथेल ने क्या किया, दोनों देशों को यह राय दिया कि इस मामले में विश्व बैंक की मदद ली जानी चाहिए और इसी के कारण सितंबर 1951 में विश्व बैंक के उस समय के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनका नाम था यूजिन रॉबर्ट ब्लेक। इन्होंने कहा कि ठीक है हम मध्यस्थता करेंगे और इन्होंने मध्यस्थता भी की और इस तरह से 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच सिंधु नदी तंत्र के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा तो है सिंधु जल समझौता, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधु नदी से बल्कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित यह समझौता है, इसीलिए इस तंत्र का जिक्र मैंने आगे कर दिया है। इस समझौते पर जो है कि दस्तखत जो किए गए थे, हस्ताक्षर जो किए गए थे, तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा रावलपिंडी में दस्तखत किए गए। 12 जनवरी 1961 से यह जो संधि की शर्तें हैं लागू कर दी गई। संधि की शर्तों को हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन ये जो समझौता था इसके तहत 6 नदियों के जल का बंटवारा किया जाना था और ये 6 नदियां कौन सी थी जो सिंधु रिवर सिस्टम से संबंधित है। इसमें नदियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो कैटेगरी थी उसमें 3 पूर्वी नदियों को बताएगा। पूर्वी नदियां कौन सी, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमारा वाला जो क्षेत्र है वह किस में आता है, पूरब की ओर आता है, तो इसमें रावी, ब्यास और सतलज को रखा गया। वहीं जो दूसरा 3 अन्य नदियां हैं इनको पश्चिमी नदियों के रूप में डिवाइड किया गया और यह है झेलम, चिनाब और सिंधु। और यह कहा गया कि जो पूरब और पश्चिमी नदियां हैं आगे चलकर इनके जल को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो जो पूर्वी नदियां हैं इनके संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि भारत को पूरा हक दिया गया है कि वह अपने उसके जल का किसी भी तरह से प्रयोग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 3 पश्चिमी नदियों के पानी के बहाव को भारत से कहा गया कि बाधा रहित पाकिस्तान को देना होगा। अर्थात यह हुआ कि जो पश्चिमी 3 नदियां हैं इन पर जो नियंत्रण होगा, उस नदियों पर नियंत्रण का मतलब है कि उसके जल का जो नियंत्रण है वह जल बाधा रहित रूप से पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन भारत जो है कि पश्चिमी नदियों के 20% के जल का भी प्रयोग कर सकता है, यह साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अर्थात ऐसा नहीं है कि उनसे कह दिया है कि आपका 100% जल आपका है, हमारे यहां से नदी बह के जाएगी, ऐसा नहीं। 20% जल का प्रयोग जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसको फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी नदियां हैं। ये है आपका झेलम है, चिनाब है और सिंधु है। इनके जल का हम 20% प्रयोग कर सकते हैं। समझौते के अनुसार पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार जो है कि भारत को मिला हुआ है। तो इतना जो जल है पश्चिमी नदियों के जल का ये जो है कि स्टोर भारत कर सकता है। साथ ही साथ पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई का भी प्रावधान इसमें निहित है जो कि भारत कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जो पश्चिमी नदियां हैं उनके 20% जल का प्रयोग या फिर जो है कि हम 36 लाख एकड़ फीट पानी का स्टोर कर सकते हैं, या फिर पश्चिमी नदियों के से का जो जल है उससे हम 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई का भी प्रावधान कर सकते हैं और ये सभी उस समझौते में निहित है। भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना भी बना सकता है, लेकिन बस उसे करना यह है कि उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाना होगा। प्रश्न आएगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी यहां पर जो नदी प्रवाहित होगी उस नदी के जल को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि यह जो रिवर है इसका डायरेक्शन ये है और यह जो नदी इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो भारत यह नहीं कर सकता कि यह इसके जल के डायरेक्शन को ही डैम बनाकर यहां पर बांध बनाकर वो क्या करे, इस जल को इस डायरेक्शन, इस जल का वह जो है कि डाइवर्ट नहीं कर सकता। और साथ ही यहां पर कोई ऐसा बड़ा
बड़ा बांध नहीं बना सकता जिससे पूरा जल क्या हो जाए, यहां पर रुक जाए। लेकिन रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या है कि यह जो नदी प्रवाहित हो रही है, इस प्रवाहित होती नदी पर हम छोटे बांध बना सकते हैं और यहां पर जल को हम रोकेंगे नहीं। जल जो प्रवाहित हो रहा होता रहेगा, बस हम उसको कुछ देर के लिए स्टोर करेंगे जिससे पानी का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाए, और फिर जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा आधे घंटे, 40 मिनट, 20 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, फिर से डैम को खोल देंगे और यहां पर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यह इसमें निहित है। भारत इन नदियों पर मैंने कहा कि जो जल विद्युत परियोजना है वो बना सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे। और इसमें क्या होगा, जल को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए जरूर रोका जा सकता है। तो रोकने का जो उद्देश्य है यहां पर क्या है कि जल को सतत प्रवाह बनाए रखना। रोकने का उद्देश्य यहां पर यह नहीं होगा कि भारत कहेगा कि नहीं अब हम जल नहीं देंगे, और ना ही तो भारत ने कभी कहा है। भारत का जो कहना है, स्टैंड जो क्लियर है हमारा, वो ये है कि ये जो नदी है इसके संदर्भ में जो समझौता है कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उस हाइड्रो प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होगा, जल को ऊपर से गिराना होगा, तभी तो क्या होगा, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो भारत यही कहता है कि हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम जल ही नहीं जाने देंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, जल को थोड़ा सा रोकेंगे, जिससे क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर हो जाए और जिससे तेजी से पानी गिर सके। संधि के अनुसार दोनों पक्षकार एक एक आयुक्त नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है, और ये एक एक आयुक्त मिलकर एक स्थायी जल आयोग का गठित करते हैं। और यहां पर प्रयास यह किया जाता है कि जो संधि का कार्यान्वयन है, अर्थात जो इसके क्रियाकलाप हैं, उन दोनों जो है कि जो आयुक्त हैं मिलकर इसको लेकर अपनी बातचीत रखें और किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें। संधि के अनुच्छेद 8 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत सिंधु आयोग की बैठक एक वर्ष भारत में और एक वर्ष पाकिस्तान में आयोजित की जाती है, और यह आयोग दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे और समाधान के संदर्भ में बात करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट अगर कोई भारत बनाता है तो उसके संदर्भ में यह निहित है, इस संधि में कहा गया है कि भारत इस प्रोजेक्ट की जानकारी पाकिस्तान को देगा। जैसे ही भारत के द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती है, तो पाकिस्तान एक ही जो है कि राग अलापता है, उसका कहना होता है कि भारत जो है कि जल को रोकने का प्रयास कर रहा है, जबकि हम कहते हैं कि हम जल को नहीं रोक रहे हैं। आप आकर यहां पर विजिट करके देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि यहां पे हमें क्या करना है, बिजली का उत्पादन करना है, और बिजली का उत्पादन करने के लिए हम यहां पर ऐसा डैम नहीं बना रहे हैं जिसके लिए हमें एकाध दिन भी जल की रोकने का आवश्यक। भारत का कहना है कि जो रन ऑफ द रिवर का प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, हम उसी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो था राकले प्रोजेक्ट। तो देखिए सभी चीजें, अभी जितनी चीजें बताई हैं सब जुड़ने जा रही हैं। अब इसको समझते हैं। ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसे केंद्र सरकार ने अब अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रोजेक्ट की जो नींव रखी गई थी वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा रखी गई थी। पाकिस्तान ने उसी समय इस पर आपत्ति दर्ज की, जिसके कारण कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट क्या हो गया, रोकना पड़ा। आपत्ति किसके तहत, सिंधु जल समझौते के तहत, और उसने कहा कि हम इस पर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। वर्ष 2017 में विश्व बैंक ने, चूंकि इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी, तो विश्व बैंक ने भारत को इसके निर्माण की अनुमति दे दी। वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने इसके लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया। 2019 में एक MOU अर्थात जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जरूर हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन वर्ष 2021 में अर्थात कुछ दिन पहले ही अब एक नया MOU साइन हुआ है, और इससे के तहत अब यह कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको बढ़ाया जाएगा। और यहाँ जो विश्व बैंक ने भारत का जो फर्स्ट था उसको समझा कि भारत ने वही कहा कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे जल को रोकना नहीं है, ना हम जल को रोकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो नदी प्रवाहित हो रही है इसके हम जल का प्रयोग क्या करें, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए करें, ना कि सिंचाई के लिए, ना कि पेयजल के लिए। जब हम सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते हैं तब जरूर हमें जल को रोकना पड़ता है, लेकिन इसका तो उद्देश्य ही क्या है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बिजली का उत्पादन करना। यह जो 850 मेगावाट
का प्रोजेक्ट है अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। और ये कहाँ बन रहा है? किश्तवाड़ जिले का यह जो क्षेत्र है यहाँ पर बन रहा है। इसको आप किश्तवाड़ जिले को जूम करके देख सकते हैं, वहां पर यह बनेगा। उद्देश्य क्या है? सिंचाई और पेयजल नहीं बल्कि हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण करना। इस प्रोजेक्ट को NHPC, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं NHPC क्या है। तो इस प्रोजेक्ट को NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं JKSDPC। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको याद रखिएगा। और NHPC का संयुक्त रूप से एक क्या है? जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा, जिसमें NHPC की हिस्सेदारी होगी 51% और जो बची हुई हिस्सेदारी होगी वह स्टेट गवर्नमेंट की जो यह संस्था है, जो कंपनी है, इसकी होगी। और कितनी होगी? 49%। जम्मू कश्मीर को भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जो है कि जो यहाँ पे NHPC पैसा लगाएगा, जैसे कि इसमें 808 करोड़ रुपए खर्च करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत सरकार भी इतना क्या करेगी? अनुदान देगी, जिससे उसकी जो संस्था है JKSPDC, इसके पास पैसे का अभाव ना हो और ये प्रोजेक्ट समय से पहले या समय पर पूरा हो सके। परियोजना को जम्मू कश्मीर के लिए लाभप्रद बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार को इस परियोजना को चालू होने के बाद 10 साल तक जल उपयोग शुल्क लगाने की छूट होगी। अर्थात वह जो भी वाटर है उस पर क्या शुल्क लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके रूप में आजादी दी गई है। साथ ही साथ परियोजना पर जो खर्च होगा, उस पर जो GST के खर्च, जो भी सामान वगैरह आएगा, उसको रिवर्स किया जाएगा, अर्थात वापस किया जाएगा। इस परियोजना का जो जीवन चक्र होगा वह 40 साल होगा। और यह जो प्रोजेक्ट है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर से हम उसी मैप पर आते हैं जिस पर हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए, यह जो हमने क्षेत्र देखा, आपको पता है कि अगर हम इधर देखें तो आपको चाइना वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र से होकर क्या हो रहा है? पाकिस्तान और चीन ने एक कॉरिडोर का निर्माण किया है। इस कॉरिडोर के पास वाले क्षेत्रों में इस समय पाकिस्तान और चाइना कई जॉइंट वेंचर के माध्यम से कई नदियों पर क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और वह जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र में बना रहे हैं जो कि विवादित है। तो भारत सरकार का भी यह मानना है कि जब पाकिस्तान भारत की आपत्तियों को नहीं समझ रहा है तो भारत पाकिस्तान की चिंताओं को क्यों समझे, जो कि अतार्किक हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। भारत का उद्देश्य यहां पर यह है कि जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहां पर जो विकास है, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के रूप में हो, चूंकि इस क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट की संभावना बहुत ज्यादा है। कारण यह है कि यहां से जो पंच नदियां, उसकी सहायक नदियों के जल का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इन नदियों में आपको पता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से काफी बड़ी मात्रा में जल रहता है। तो भारत का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में विकास इतना ज्यादा किया जाए जिससे पाकिस्तान, चाइना के द्वारा यहां पर जो असंतोष क्रिएट किया जाता है उसको दबाया जा सके और साथ ही साथ इस क्षेत्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके। लेकिन बार बार पाकिस्तान के द्वारा अतार्किक रूप से सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप भारत पर लगाया जाता है, जबकि यहां पर जैसा कि मैंने सब कुछ बताया आपको कि सिंधु जल समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन भारत के द्वारा नहीं किया जा रहा। NHPC जम्मू कश्मीर में 3814 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, जिसके कारण आने वाले समय में यह जो परियोजनाएं हैं ये लिखी हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, इन पर भी प्रस्तावित है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है वह है पाकुलडुल जो प्रोजेक्ट, बाकी अन्य प्रोजेक्ट है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो रातली प्रोजेक्ट है वो क्यों चर्चा में बना हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक DSIP के विषय में। DSIP को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें फिर से हम समझते हैं। बाजार में वित्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वह सही से कार्य करे और उस बैंकिंग सिस्टम के पास न सिर्फ सही से कार्य करने का अनुभव हो बल्कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त या पूंजी की उपलब्धता हो, जिससे बैंकिंग की सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सके। स्वाभाविक है, कोई भी छोटा बैंक भारत जैसी बैंकिंग आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए भारत के लिए बहुत बड़े बैंक की आवश्यकता है।
लेकिन भारत में अगर हम बैंकिंग सेवाओं पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि अभी भी ग्रामीण और शहरी विभाजन दिखाई देता है। और यह जो विभाजन इस वजह से है क्योंकि जो हमारे यहाँ बैंकिंग का नेटवर्क है वह काफी मजबूत अभी नहीं हो पाया। हाल के अगर देखें पिछले एकाध दशक में जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बैंकिंग की जो सेवाएं हो बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरा, हमारे यहाँ जो बैंकिंग लिटरेसी है वो काफी कम है, जिससे लोगों के अंदर डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। जबकि अब तो सरकार ने जो है कि एक प्रावधान लाया है। प्रावधान में यह है कि अगर सेविंग अकाउंट में आपके 5 लाख तक हैं, अगर वो बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा। लेकिन कई तरह की चिंताएं हैं और इसी के कारण लोगों को हमेशा डर रहता है कहीं उनका बैंक डूब ना जाए। और जो डूबते हुए बैंक हैं ये क्या करते हैं, बैंकिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक खलल उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण प्रत्येक देश में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बैंक होते हैं जिनके ऊपर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। और वो जो भरोसा ज्यादा है तो वह भरोसा बना रहे उसकी जिम्मेदारी होती है जो देश का केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक क्या करता है, हमेशा उन बैंकों को मॉनिटर करता रहता है कि कहीं इनकी गतिविधियां ऐसी तो नहीं है जो कि क्या कर रही हूं यहां पर किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन को क्रिएट कर रही हूं जिससे जो है कि यहां पर आने वाले समय में लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। और हर देश क्या करता है, अपने किसी न किसी किसी बैंक को क्या करता है, प्रमोट करता है। और वह बैंक क्या होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण बैंक होते हैं। और इसी के कारण वैश्विक एक दृष्टिकोण और सहमति यह है कि जो भी बड़े बैंक हो देश के, हर देश के कुछ ना कुछ बड़े बैंक होते हैं, उनको क्या किया जाए, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सरकार है उसके द्वारा संरक्षण दिया जाए। यहां पर संरक्षण का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे यहां का 2 बैंक, मान लेते हैं एक ही बैंक लेते हैं, हम बात कर रहे हैं एसबीआई की। अब ये जो एसबीआई बैंक है ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। और इससे क्या हुआ है, कई करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ की इसकी जो शाखाएं हैं कई लाखों में। अब जब ये कई करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और सोचिए कि कोई ऐसी कंडीशन आए जिसमें एसबीआई का बैंकिंग सेक्टर क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, या फिर ये जो बैंक है दिवालिया हो जाए, तो क्या लोगों का भरोसा बैंक पर बचेगा? नहीं बचेगा। वो कहेंगे कि जब देश का सबसे बड़ा बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया, डूब गया, तो आखिर हम किस पर भरोसा करें। इसी से निकलकर आया है डी सिप का जो है कि कॉन्सेप्ट, जिसका फुल फॉर्म आपको मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डीसिप। अब ये जो डीसिप है यह तो हमने समझा दिया ये कौन से बैंक हैं, जो किसी देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण बैंक होते हैं वह बैंक हैं। और यह किसी भी देश के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने क्या कहा, इसका जो शब्द है उसी को देखिए कि क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली, अर्थात प्रणालीगत। प्रणालीगत का मतलब यह है कि यह पूरा एक बैंक हो, ऐसा ना हो कि कोई साहूकार हो और जैसे कि आपने देखा होगा लोभी छोटे मोटे बैंक की तरह काम करते हो, ऐसा नहीं। एक सिस्टमिकली एक डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट बैंक, अर्थात वह बैंक, जैसा कि हमने सुना है हमारे यहाँ के जो पूरा वित्तीय सेक्टर है वो ऐसे ही बैंकों के विषय में यहाँ पर बात की गई। तो समझते हैं आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट कहता क्या हुआ। क्या था, वर्ष 2008 में अमेरिका में जब मंदी आई थी उस समय अमेरिका का जो चौथा सबसे बड़ा बैंक था जिसका नाम था लेहमन ब्रदर्स, वह क्या हो गया, डूब गया। इसके डूबने की वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर में जो है कि भूचाल आ गया। कारण यह था कि यह जो है कि अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा, और 2008 में जब यह बैंक फेल हुआ था उस समय की इसकी जो एसेट्स हैं, पूंजी है, वह देखिए कितना था, 680 बिलियन यूएस डॉलर। ध्यान दीजिएगा। और इस समय अर्थात 2021 में एसबीआई का जो एसेट साइज है वह कितना है, 590 बिलियन यूएस डॉलर। सोचिए हमारे यहां का जो एसबीआई है वह इतना बड़ा अभी नहीं है जितना 2008 में कौन था, लेहमन ब्रदर्स था, जो कि डूब गया। तो जब यह डूबा तो बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आया और लोगों ने कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था है इसमें सुधार की जरूरत है। और सुधार का मतलब यह है, यहां से यह कहा गया कि भविष्य में हर देश को ऐसे बैंकों को बचाना चाहिए जो किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह डूब गए तो पूरा जो वित्त का प्रवाह है वो बंद हो जाएगा। जैसा कि हम इंडिया के संदर्भ में कहें, एसबीआई है, एचडीएफसी जैसे बैंक हैं, अगर क्या हो, यह जो है कि
डूब गए तो पूरा जो वित्त का प्रवाह, चूंकि इनका जो नेटवर्क है काफी बड़ा है, जब यही ध्वस्त हो जाएगा तो आखिर लोग किस पर भरोसा करेंगे। यहीं से निकल के आया वर्ष 2008 की मंदी के बाद से, जब लेहमन ब्रदर्स जो है कि फेल हुआ, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की अवधारणा, जिसके अंतर्गत देश अपने यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बैंकों को इस सूची में, अर्थात वह कहेगा कि हमारे यहाँ के यह बैंक डी सिब की सूची में है। और डी सिब की सूची में डालने का मतलब क्या है कि यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है कि ये फेल हुई हो सकते हैं या फेल होने की नौबत आ गई, तो भी सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। स्वाभाविक है, जो डी सिब की सूची है उसमें हर बैंक को शामिल नहीं किया गया जाएगा, उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाएगा जिनका नेटवर्क क्या है, काफी बड़ा है। तो डी सिब की जो टैगलाइन है वह क्या है, टू बिग टू फेल, अर्थात यह इतने बड़े बैंक हैं कि यह जो है कि सामान्यतः तो नहीं डूबेंगे। बैंक डूब सकते हैं लेकिन सामान्यतः यह नहीं डूबेंगे, लेकिन अगर इनके डूबने की संभावना देखी जाए तो संभावना क्या है, काफी कम होती है। इसीलिए इनकी टैगलाइन है टू बिग टू फेल। तो आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार के बैंक की लाइन है ये, तो डी सिब की लाइन है। और डी सिब का मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट बैंक जो किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उनको इस कैटेगरी में शामिल करके सरकार उन एश्योर करती है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी कंडीशन आई कि यह बैंक डूबने की कंडीशन में आएंगे तो भी सरकार इनकी मदद करेगी, इनको डूबने नहीं देगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो इस सूची में शामिल कर दिए जाते हैं उनके साथ लिखा जाता है कि ये बैंक कभी नहीं डूबेंगे। कारण यह है कि बैंक भी मजबूत है और सरकार का सहयोग भी मिलेगा। डी सिब वह बैंक है जो किसी भी विषम स्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं और सरकार भी प्रयास करेगी कि वह डूबने ना पाए, क्योंकि अगर यह डूब गए तो जो वित्तीय प्रवाह है, जो फ्लो है, वह टूट जाएगा और इससे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने अक्टूबर 2012 में जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी बैंकिंग पर जो एक बेसल समिति है, इसमें आपने सुना होगा, बेसल नॉर्म्स के विषय में पढ़ा होगा, अक्टूबर 2012 में डी सिब से संबंधित अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। और भारत में भी आरबीआई ने वर्ष 2014 में डी सिब के संदर्भ में जो है कि अपनी रूपरेखा जारी की और उसने एक जो है कि आधार बताया कि आखिर कोई बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम भी क्या करेंगे, उसको डी सिब में शामिल कर लेंगे। इसमें शामिल करने का मतलब क्या है कि बैंक का आकार बड़ा होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए। परस्पर संबंध का मतलब वह बैंक सिर्फ अपना व्यापार ना कर रहा हो बल्कि अन्य बैंकों को साथ में लेकर चल रहा हो। जैसे कि आप देखते हैं कि एक बैंक के पास पैसा नहीं होता तो दूसरे से ले लेता हो, ऐसा। साथ ही साथ प्रतिस्थापन स्थिति, कार्यकारी जटिलता कम हो, बैंकिंग जो परफॉर्मेंस हो काफी ज्यादा हो, इन सभी आधारों पर आरबीआई एक कट ऑफ जारी करता है और जो कट ऑफ से ऊपर होते हैं उन्हें डी सिब में शामिल कर लेता है। इस तरह से डी सिब को रेगुलेट या उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और इसमें वही बैंक शामिल हो सकते हैं जिनके एसेट्स का जो साइज है वह उस देश की जीडीपी का 2% से अधिक हो। जैसे अगर हम कहें कि भारत का अगर जीडीपी टोटल 100% मान लें तो 2% से अधिक जिस बैंक का एसेट्स होगा वही क्या हो सकता है, हमारे यहाँ डी सिब में शामिल हो सकता है। वर्ष 2015 में सर्वप्रथम एसबीआई को डी सिब के रूप में शामिल किया गया। अगले साल 2016 में इसमें आईसीआईसीआई को शामिल कर लिया गया, 2017 में एचडीएफसी को शामिल कर लिया गया और अभी भी यही तीनों बैंक इस सूची में शामिल हैं। हाल ही में क्या हुआ है, एक जो है कि रिपोर्ट्स के माध्यम से आरबीआई ने फिर से कहा है कि जो 3 बैंक हैं डी सिब में शामिल है। नवंबर 2019 के भारतीय जीडीपी, चूंकि उस समय के जो आंकड़े हैं वही ठीक है, चूंकि अभी 2020 के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो कोरोना की वजह से हमारे जो आंकड़े हैं काफी तरह के उसमें सामंजस्य नहीं है, इसलिए नवंबर 2019 के आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि इन बैंकों का जो एसेट्स है हमारी देश की जीडीपी के अनुपात में कितना है। तो हमारे अगर नवंबर 2019 में हम अपने जीडीपी का आकार देखें तो हमें पता चलेगा इसका आकार है 2.936 ट्रिलियन यूएस डॉलर। वहीं नवंबर 2019 में ही एसबीआई के जो एसेट्स का कुल साइज था वह था 530 बिलियन डॉलर, जो कि हमारे जीडीपी का है 18%। एचडीएफसी का जो साइज था नवंबर 2019 में वह था 170
बिलियन यूएस डॉलर जो कि हमारे जीडीपी का 5.7 है। वहीं आईसीआई का एसेट साइज है 136 यूएस डॉलर नवंबर 2019 में, जो कि जीडीपी का 4.4%। तो हमने क्या कहा कि 2% से जीडीपी से जब अधिक होगा तो भी उसको हम क्या करेंगे, शामिल किएंगे, और ऐसा ही हो पाया है। डी सिर्फ से अपेक्षा की जाती है। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा जो है कि समझने वाला कॉन्सेप्चुअल लाइन आ गया है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए हमने अब डी सिप को शामिल कर लिया, अब ये बैंक नहीं डूबेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब इनको बस एक फायदा मिला नहीं, इन बैंकों की भी जिम्मेदारी है। अब डी सिप में जो भी बैंक शामिल होंगे उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे रिस्क वेटेड एसेट्स के 0.20 से लेकर, अर्थात 0.20 से लेकर 0.80% से अतिरिक्त जो है कि सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी की आवश्यकता को बनाए रखेंगे। आई होप मुझे पूरी तरह से पता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, थोड़ा सा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है आखिर टीयर 1 पूंजी क्या होती है। तो टीयर 1 जो पूंजी होती है वह बैंक की खुद की संपत्ति होती है, किसी से ऋण उसने नहीं लिया होता। अर्थात मान लेते हैं कि आपने एक बैंक को खोला, आपने ही पूरा पैसा उसमें लगाया है, तो ये क्या है, बैंक की ही संपत्ति, आपने किसी दूसरे से उसमें पैसा नहीं लिया। तो इस प्रकार की पूंजी को कहते हैं टीयर 1 पूंजी। और टीयर 1 पूंजी जितनी ज्यादा होगी, मान लेते हैं आपने एक बैंक खोला, उसमें 100% टीयर 1 पूंजी है, इससे शानदार क्या होगा कि आपका अगर पैसा डूबता है तो इससे आपका डूबेगा, किसी और का नहीं डूबेगा, फायदा होगा तो भी आपको होगा। तो इस प्रकार की पूंजी को कहते हैं टीयर 1 पूंजी। टीयर 2 पूंजी जो होती है उसमें क्या होती है, देनदारियां होती हैं। तो इसलिए कोई बैंक अगर अपना जो है कि क्या करता है, टीयर 2 पूंजी का प्रयोग करता है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यों के संचालन के लिए, ये ठीक नहीं है। माना यह जाता है कि किसी बैंक का टीयर 1 जो पूंजी है वह जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। अब मान लेते हैं जो है कि इस चीज को समझिए, जैसे हमने कहा कि टीयर 1 कैपिटल होगा, दूसरा होगा टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में क्या होगा कि जो खुद की पूंजी है बैंक की, सामान्यतः इसको इस रूप में समझिए, और जो टीयर 2 पूंजी है जिसको हमें वापस करना है। अब इसी से निकल के आता है टीयर 1 रेशियो। अब जो है कि टीयर 1 रेशियो, इसको समझिए। अब हमने एक शब्द और ऊपर यूज किया था, वह था, ये देखिए यहां पर कहां गया है, ये देखिए यहां पर है रिस्क वेटेड एसेट। हमने क्या कहा कि इनको क्या करना होगा कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वह अन्य बैंकों से ज्यादा रखना होगा, इतना। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। टीयर 1 पूंजी हमने समझ लिया, अब हमें समझना है कि जो है कि यह जो रिस्क वेटेड रेशियो है, एसेट्स हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर दो चीजों को दिखाया गया है। मान लेते हैं हमने कहा कि यह जो रिस्क वेटेड जो एसेट्स हैं, इसको क्या समझें, यह है कि हम जो भी पैसा देते हैं, मान लेते हैं मैंने एक बैंक खोला और हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो पैसा वापस आ जाए जरूरी तो नहीं है। वो कई बार आपने सुना होगा एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, कोई लेकर भाग जाता है। तो ऐसे एसेट्स को कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट, अर्थात वह एसेट जिसके लौट कर आने की संभावना थोड़ी सी क्या है, कम है। तो अब देखिए है क्या, इसी से जो है कि क्या है, टीयर 1 रेशियो निकाला जाता है। केस 1 में देखिए कि अगर आपके मान लेते हैं रिस्क वेटेड एसेट जो है कि 500 करोड़ का है, अर्थात ऐसा पैसा जिसके लौट कर आने की संभावना थोड़ी सी कम है, जिसमें रिस्क है, वह तो है 500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टीयर 1 रेशियो निकालने का। टीयर 1 रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें क्या करना है कि जो टीयर 1 कैपिटल है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको आसान करने के लिए, टीयर 1 कैपिटल, ठीक है, ये टीयर 1 कैपिटल हो गया, और उसके नीचे रहेगा रिस्क वेटेड एसेट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट्स कौन से होंगे, जिनके लौट के आने की संभावना कम है, और इनटू 100। अब देखिए केस 1 में क्या हुआ कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वह तो क्या है 500, लेकिन इसमें टीयर 1 जो पूंजी है वह क्या है 5 है, अर्थात 5 ही करोड़ है। तो अब इसको इसी रूप में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको टीयर 1 रेशियो कितना आएगा, 1%। वहीं केस 2 में क्या हुआ, टीयर 1 जो पूंजी है, अर्थात जो खुद की पूंजी है, वह अब 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ है। और मैंने क्या कहा, टीयर 1 पूंजी जितनी होगी उतनी ज्यादा होगी, उतनी हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखिए रिस्क वेटेड जो एसेट्स है दोनों जगह 500 ही करोड़ है, लेकिन टीयर 1 पूंजी यहां पर जो 5 करोड़ थी, यहां पर
पर क्या हो गया, यह आपका 500 करोड़ हो गया। तो इस तरह से अगर यहां पर निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा, आर जो है कि टीयर 1 रेशियो जो आएगा ये 10% आएगा। इसका मतलब है ये है कि यह जो कंडीशन है दूसरी वाली क्या है, ज्यादा अच्छी। तो बैंकों को टीयर 1 पूंजी अपना जो सामान्य जो बैंक है उनको तो रखना होता है 10.5%। इसका मतलब क्या है कि जो हमने 10% निकाला है इसकी जगह इनको क्या रखना होगा, यहां पर जो भी वो कार्य कर रहे हैं 50 की जगह 55 रखना होगा। और इसको ऐसे 500 करोड़ इसको डिवाइड कर दीजिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस तरह से आपको क्या आएगा 10.5% समथिंग आ जाएगा। मैथ्स से कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप जो है कि हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हमने ये समझा टीयर 1 जो पूंजी है, टीयर 1 जो रेशियो है बैंकों को, सामान्य बैंकों को कितना रखना होता है 10.5, जबकि डीसिप के लिए क्या होगा, यह जो 10.5 है इससे क्या रखेंगे 0.2 से लेकर 0.8 तक इतना ज्यादा रखेंगे। दूसरे सामान्य शब्दों में कहूं तो इनको रखना होगा 10 यह जो है कि 7.5 से लेकर 7 से लेकर इसमें जो है कि 0.8 तक जो है कि और बढ़ा दी, इतना रखना होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि ये जो बैंक होते हैं इनकी लायबिलिटी क्या होती है कि ये ज्यादा रखेंगे टीयर 1 कैपिटल, जिससे खुद ना डूबे, क्योंकि यह अगर ज्यादा जो है कि रिस्क वेटेड रेशियो इनका जो है, यह जो पूंजी रिस्क वाली है, जब इनके पास कम रहेगा तो इनकी जो साख है वो काफी मजबूत रहेगी, डूबने की संभावना कम होगी। तो हाल ही में जो आरबीआई ने डीसिप की सूची जारी की है, तो पहले जो सूची उसने बनाई थी उसी को ऐसे बनाए रखा है। इस समय एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी 3 बैंक इसमें शामिल है। तो हमने समझा कि ये जो इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, बैंकों की तरह इंश्योरेंस कंपनियां भी होती हैं जिनका नेटवर्क काफी बड़ा होता है, ये भी तो क्या है फाइनेंस से जुड़ी काम करती हैं। तो यह जो बीमा से जुड़ी कंपनियां हैं उनको बोला जाता है डीएसएसआई, अर्थात घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमा कर्ता, और इससे रेगुलेट किया जाता है आईआरडीएआई के द्वारा, जैसे हमने बैंक के संदर्भ में आरबीआई के देखा। इस समय जो है कि 3 जो कंपनियां हैं, जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया गया, इस सूची में रखा गया है। तो डीसिप की तरह डीएसएसआई भी बड़े आकार के होते हैं, इनका बाजार में महत्व ज्यादा होता है और घरेलू और वैश्विक संबंध वाले बीमाकर्ता होते हैं। इनकी विफलता का मतलब होता है कि जो बीमा का नेटवर्क वो बिखर जाएगा, इसलिए इस सूची को भी आपको याद रखना है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर यह डीसिप क्या है, क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।